अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं समिया मुश्ताक। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे मरकब नाकिस के बारे में और देखेंगे कि मरकब नाकिस की कितनी इकसाम है। सबसे पहले देख लेते हैं कि मरकब किसे कहते हैं। ठीक है, दो या दो से ज़्यादा बामानी लफ्ज़ों के मजमूए को कलाम या मरकब कहते हैं। अब बामानी लफ्ज़ कौन से होते हैं? वो लफ्ज़ जो कि अपने मानी रखते हों और सुनने वाले को उसकी समझ आ जाए। जब हम दो या दो से ज़्यादा बामानी लफ्ज़ों के मजमूए को देखते हैं तो हम कहते हैं ये कलाम या मरकब है। मसलन, मेरी किताब, बच्चा नेक है, असलम स्कूल में है। तो मिसालों में आप लोग देख रहे हो कि सारे जो हमने लफ्ज़ इस्तेमाल किए हैं वो क्या है? बामानी हैं। तो मरकब की ही दो इकसाम होती हैं, मरकब नाकिस और मरकब ताम। लेकिन इस वीडियो में हम किसको पढ़ रहे हैं? मरकब नाकिस को पढ़ने जा रहे हैं। मरकब नाकिस वो मरकब होते हैं जिसमें कहने वाले का मकसद पूरा ना हो और सुनने वाले को बात की पूरी समझ ना आए। यानी जिस मकसद के लिए बात की जा रही हो वो बात मुकम्मल ही नहीं हुई। ठीक है, जब बात मुकम्मल नहीं होगी तो सुनने वाले को उसकी पूरी समझ कैसे आएगी? तो जो ऐसे मरकब होते हैं उनको मरकब नाकिस कहते हैं। आपको नाकिस समझ आ रहा होगा जिसमें कोई नुक्स पाया जाए, तो उसका नुक्स क्या है? इसमें बात की पूरी समझ नहीं आती। तो ऐसे मरकब को क्या कहते हैं? मरकब नाकिस कहते हैं। मसलन, कलम और दुआत, तेज़ घोड़ा, नेक आदमी, दिन और रात। आप मिसालों में देख सकते हैं कि ये जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुए ये हैं तो बामानी, लेकिन इनको पूरा इसमें पूरी बात नहीं हुई, इसमें आधी बात हुई है। जब आधी बात होगी तो पूरी बात कैसे समझ आएगी? जैसे कलम और दुआत, तो इससे हम पूरी बात नहीं समझ सकते कि किस चीज़ के बारे में बात हो रही है, क्या बात हो रही है। ऐसे ही तेज़ घोड़ा। तो ऐसे जो मरकब होते हैं इन्हें मरकब नाकिस कहते हैं। अब हम मरकब नाकिस की इकसाम को देखते हैं जो कि 8 हैं। सबसे पहले है मरकब अज़ाफ़ी, मरकब तौसीफ़ी, मरकब अत्फ़ी, मरकब अददी और मरकब अशारी, मरकब जारी, मरकब ताबे मौजू और मरकब ताबे मोमिल। ये 8 इकसाम है मरकब नाकिस की। ये बहुत ही आसान है जब हम इनको पढ़ेंगे और साथ हम शेरी मिसालों से इसको मज़ीद वाज़ह करेंगे। सबसे पहले हम मरकब अज़ाफ़ी को देखते हैं। मरकब अज़ाफ़ी वो मरकब है जिसमें दो इसमों में ताल्लुक़ पैदा हो, मरकब अज़ाफ़ी कहलाता है। मसलन, महमूद का घर, इसमें महमूद और घर क्या है? दोनों इसम है। तो महमूद का घर, तो महमूद और घर इन दोनों में क्या हुआ? ताल्लुक़ पैदा किया गया कि ये घर जो है वो महमूद का है। तो का, की, के, ये क्या है? हरफ इजाफत हैं जो कि ताल्लुक़ पैदा करते हैं, दो इसमों के दरमियान ताल्लुक़ पैदा करते हैं। तो इस जुमले में क्या हुआ है? ताल्लुक़ पैदा हुआ है महमूद का घर के साथ। तो ऐसे मरकब को क्या कहते हैं? मरकब अज़ाफ़ी कहते हैं। स्कूल के बच्चे, स्कूल का ताल्लुक़ पैदा हुआ है बच्चों के साथ। जिसका ताल्लुक़ पैदा किया जाए, यानी महमूद का ताल्लुक़ पैदा किया जा रहा है घर के साथ, तो महमूद क्या होगा? मुज़ाफ़ अलैह होगा। ठीक है, जिससे ताल्लुक़ पैदा किया जाए, किससे ताल्लुक़ पैदा किया जा रहा है? घर से ताल्लुक़ पैदा किया जा रहा है, तो घर क्या है? ये मुज़ाफ़ है। ऐसे ही जो स्कूल है ये क्या है? मुज़ाफ़ अलैह है और बच्चे क्या हैं? ये मुज़ाफ़ है। तो जिसका ताल्लुक़ पैदा किया जाए उसे मुज़ाफ़ अलैह कहते हैं और जिससे पैदा किया जाए वो क्या होता है? वो मुज़ाफ़ होता है। और अगर हम शेरी मिसाल देखें, जैसे कि अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर, हर फर्द है मिल्लत के मुक़द्दर का सितारा। तो इसमें जो हमने हाईलाइट किया हुआ है अक़वाम की तकदीर, ये क्या है? मरकब अज़ाफ़ी है। अक़वाम क्या है? मुज़ाफ़ अलैह है और तकदीर क्या है? ये मुज़ाफ़ है। इसके अलावा अगर हम इस शेर में और देखें तो और क्या है निशानी है मरकब अज़ाफ़ी की कि यहाँ पे अफराद के हाथों का लफ्ज़ यूज़ हुआ, ये जुमला यूज़ हुआ है और मिल्लत के मुक़द्दर। ठीक है,
मुकद्दर का सितारा। तो ये क्या है? मरकब अज़ाफ़ी है। ये इसकी पहचान कैसे हमें हुई? इनको देख के। ये के का इस्तेमाल हुआ हुआ, यहाँ पे की का इस्तेमाल हुआ हुआ है, का और के। ये क्या है? हमने कहा था कि जो हरफ़े अज़ाफ़त हैं का, की, के, ये मरकब अज़ाफ़ी बना रहे हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा कि जहाँ पे भी का, की, के का इस्तेमाल हो वो हरफ़े अज़ाफ़त होते हैं, और जिसका ताल्लुक़ पैदा किया जाए वो मुज़ाफ़ अलैह होता है, और जिससे पैदा किया जाता है वो मुज़ाफ़ होता है। ठीक है, मुज़ाफ़ अलैह और मुज़ाफ़ मिलकर मरकब अज़ाफ़ी बनाते हैं। उम्मीद है कि यहाँ तक आपको समझ आ चुकी होगी। अगली किस्म है मरकब तौसीफ़ी। तो नाम से समझ आ रही है कि तौसीफ़ी, जिसमें सिर्फ जो है वो उस पे बात की जाएगी। ठीक है, तो अगर हम इसकी जो है तारीफ देखें तो वो मरकब जिसमें इसम के साथ सिर्फ भी बयान की जाए मरकब तौसीफ़ी कहलाता है। मसलन शरीफ आदमी, तो शरीफ क्या है? सिफ्त है, और आदमी क्या है? इसम है। तो मरकब तौसीफ़ी में सिफ्त पहले आती है, तो सिफ्त जो है ये पहले आ रही है, और इसम जो है मौसूफ बाद में आता है। जिस चीज़ की सिफ्त बयान की जाती है ना, उससे क्या कहते हैं? मौसूफ कहते हैं। यहाँ पे किसकी सिफ्त बयान की जा रही है? यहाँ पे आदमी की सिफ्त बयान की जा रही है। ठीक है, और यहाँ पे नेक बच्चा, तो किसकी जो सिफ्त है वो बयान की जा रही है? बच्चे की जा रही है। तो बच्चा क्या है? ये मौसूफ है। तो हमने क्या बात की कि जो शरीफ है वो क्या है? सिफ्त है, और आदमी क्या है? मौसूफ है, क्योंकि आदमी की सिफ्त बयान की जा रही है। तो जिसकी सिफ्त बयान की जाए वो क्या होता है? मौसूफ होता है। ऐसे ही जो नेक है वो क्या है? सिफ्त है, और जो बच्चा है वो क्या है? मौसूफ है। नेक क्या है? ये सिफ्त है। तो जब हम मरकब तौसीफ़ी पे शेर देखते हैं तो हमारे जहन में कौन सा शेर आता है? हमने क्या क्या न तेरे इश्क में महबूब किया, सब्रे अयूब किया, गिरियाए याकूब किया। तो यहाँ पे सब्रे अयूब क्या है? ये मरकब तौसीफ़ी है। ठीक है, जो सब्र है ये क्या है? सिफ्त है, और जो अयूब है वो क्या? मौसूफ है। ठीक है, क्योंकि अयूब की सिफ्त बयान की है। ठीक हो गया। अब हम बात करते हैं मरकब अतफ़ी की। मरकब अतफ़ी वो मरकब है जो दो इसमों को आपस में मिलाने का काम देता हो। ठीक है, तो लोहो कलम, मर्दो जन, दिन और रात, इसमें हम दो चीज़ों को एक साथ बयान कर रहे हैं। ठीक है, एक साथ उनका जिक्र कर रहे हैं। तो वाओ और जो और हैं ये दो इसमों को आपस में मिला रहे हैं। ठीक है, लोहो कलम क्या है? मरकब अतफ़ी है, और जो पहले आता है वो मातूफ अलैह होता है, और जो बाद में आता है वो मातूफ होता है। यानी जो लो है वो क्या है? मातूफ अलैह है, और जो कलम है वो क्या है? मातूफ है। ऐसे ही मर्दो जन, मर्द क्या है? ये मातूफ अलैह है, और जन मातूफ होगा। ठीक हो गया। अब हम देखते हैं मरकब अतफ़ी की शेरी मिसाल। दरअसल एक तो शेरी मिसाल से इनकी अच्छे से समझ आ जाती है। दूसरी बात के पेपर्स में जो शेर होते हैं वो अक्सर पूछते जाते हैं कि मरकब अतफ़ी पे शेर लिखें या मरकब अज़ाफ़ी पे शेर लिखें। तो इसलिए शेरी मिसाल साथ साथ समझा रही हूँ ताकि आपको फिर ढूंढने में मसला ना हो। तो शेर देख लेते हैं। बसीचा अतफ़ाल है दुनिया मेरे आगे, होता है शब रोज़ तमाशा मेरे आगे। तो यहाँ पे जो शब रोज़ है ये मरकब अतफ़ी है, यानी जो शब है ये मातूफ अलैह है, और जो रोज़ है ये क्या है? मातूफ है। मातूफ अलैह और मातूफ मिलके मरकब अतफ़ी बनाते हैं। आगे है मरकब अददी।
مرکب عددی وہ مرکب ہے جو کسی اسم کی تعداد اور گنتی کو ظاہر کرے، وہ مرکب عددی کہلاتا ہے۔ یعنی جو اسموں کی تعداد بتاتا ہے کہ کتنے اسم ہیں، وہ مرکب عددی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے کہ 4 کتابیں، 1000 لوگ، 6 قلم۔ تو یہاں پہ اسم کی تعداد بتائی جا رہی ہے کہ کتابیں 4 ہیں، لوگ 1000 ہیں، قلم 6 ہیں۔ تو جس اسم کی تعداد بتائی جا رہی ہوتی ہے نا، اسے معدود کہتے ہیں۔ جیسے یہاں پہ کتابوں کی تعداد بتائی جا رہی ہے، تو یہاں پہ کتابیں کیا ہوں گی؟ پھر معدود ہوں گی، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پہ لوگ کیا ہیں؟ یہ بھی معدود ہیں۔ امید ہے یہاں تک آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی مرکب عددی کسے کہتے ہیں۔ اب ہم اس کو مزید سمجھ لیتے ہیں شعری مثال سے۔ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا۔ یہاں پہ ہزاروں سال کا ذکر ہوا ہے نا، تو ہم نے کہا تھا جہاں پہ اسم کی تعداد بتائی جا رہی ہو وہ کیا ہوگا؟ مرکب عددی ہوگا۔ تو جس شعر میں آپ کو اسم کے ساتھ اس کی تعداد بیان کی گئی نظر آئے تو آپ کہیں گے یہ شعر مرکب عددی پہ ہے۔ جیسے کہ ایک اور شعر ہے، عمر دراز مانگ کر لائے تھے 4 دن، 2 آرزو میں کٹ گئی 2 انتظار میں۔ تو یہ بھی کیا ہے؟ مرکب عددی پہ شعر ہے۔ اب ہم مرکب اشاری کو دیکھ لیتے ہیں۔ مرکب اشاری وہ مرکب ہوتا ہے جس میں اسم کے لیے دور یا نزدیک کا اشارہ کیا جاتا ہے، یعنی جس میں ہم اسم کے لیے دور کا یا نزدیک کا اشارہ کرتے ہیں نا، اسے مرکب اشاری کہتے ہیں۔ جیسے یہ قلم، تو یہ کیا ہے؟ یہ اشارہ ہے، قلم۔ تو جس چیز کے لیے یا جس اسم کے لیے اشارہ استعمال کرتے ہیں نا، اسے کہتے ہیں مشار علیہ، ٹھیک ہے۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ مشار علیہ کہتے ہیں۔ وہ مدرسہ، وہ کیا ہے؟ اشارہ ہے، اور مدرسہ کیا ہے؟ مشار علیہ ہے۔ یاد رکھیے گا کہ جس اسم کے لیے اشارہ استعمال کیا جاتا ہے اسے مشار علیہ کہتے ہیں، اور اس اشارے کو کیا کہتے ہیں؟ اسے مشار کہتے ہیں۔ اشارہ بھی کہہ سکتے ہیں لیکن مشار اسے کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو مشار اور مشار علیہ مل کر مرکب اشاری بناتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ مشار ہے۔ تو ہم نے بات کی کہ جس اسم کے لیے دور کا یا نزدیک کا اشارہ کیا جاتا ہے اسے مرکب اشاری کہتے ہیں۔ دور کا اشارہ کون سا ہوتا ہے؟ کہ وہ، نزدیک کا کون سا ہوتا ہے؟ یہ، ٹھیک ہے۔ اب ہم اس مرکب اشاری پر شعر دیکھ لیتے ہیں۔ یہ عشق نہیں آسان بس اتنا سمجھ لیجئے، ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے۔ تو یہاں پہ لکھا ہوا ہے یہ عشق، تو اسم کے ساتھ اشارہ لگا ہوا ہے تو ہم کہیں گے کہ یہ مرکب اشاری پر شعر ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو جن اشعار میں اسم کے ساتھ اشارے یعنی کہ دور کا یا نزدیک کا نظر آئے تو ہم کہیں گے، آپ ڈھونڈ کے خود ہی دیکھ سکتے ہیں کہ یہ مرکب اشاری کا شعر ہے۔ ضرور نہیں کہ آپ اسی کو یاد کریں، آپ اپنی مرضی کے بھی نکال کے یاد کر سکتے ہیں۔ بس اس میں اتنا دھیان رکھنا ہے کہ اسم کے ساتھ اشارہ استعمال ہو، یہ کا یا وہ کا، ٹھیک ہو گیا۔ مرکب جاری، وہ مرکب جس میں بات مکمل ہونے کے ساتھ ساتھ ابھی جاری ہو، یعنی بات ابھی نامکمل ہے لیکن ساتھ ساتھ جاری بھی ہے، تو ایسے مرکب کو مرکب جاری کہتے ہیں۔ مثلا گھر سے آگے یہ ڈاٹ لگے ہوئے ہیں تو یہ کیا ہے؟ ابھی تک بات جاری ہے، اس سے کیا ہم مراد دیتے ہیں کہ بات ابھی جاری ہے۔ اسکول میں، ٹھیک ہے، تو آگے بات ابھی مکمل ہونی ہے، تو ایسے مرکب کو کیا کہتے ہیں؟ مرکب جاری کہتے ہیں۔ یہاں پر آپ کو سے اور میں نظر آ رہا ہے تو یہ کیا ہے؟ حرف جار ہیں۔ ان کے علاوہ یہاں پہ کو بھی آ سکتا ہے، پر، لیے، تک، تلک، میں، سے وغیرہ، ان میں سے کوئی بھی یہاں پہ فٹ ہو سکتے ہیں۔ جیسے کہ ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں چھت پر
آسمان میں، کچھ بھی، ٹھیک ہے. تو ہم بات کو کرنے کے لیے حرف جار کا استعمال لازمی کرتے ہیں، اور جن اسموں کے ساتھ حرف جار لگتے ہیں انہیں کیا کہتے ہیں؟ انہیں اس میں مجرور کہتے ہیں. تو یہاں پہ گھر کیا ہوگا؟ اس میں مجرور ہوگا. اور یہاں پہ اسکول بھی کیا ہوگا؟ اس میں مجرور ہوگا. اب ہم دیکھتے ہیں مرکب تابع موضوع کو. ٹھیک ہے، یہ ایسے دو لفظوں کا مجموعہ ہے جس میں ایک بامعنی لفظ کے ساتھ دوسرا بامعنی لفظ بلا ضرورت استعمال کیا جائے اسے مرکب تابع موضوع کہتے ہیں. یعنی ایک تو ہم بات چیت کر رہے ہیں تو ہمیں ضرورت کے مطابق ایک نا بامعنی لفظ بولتے ہیں، ٹھیک ہے، بات کو سمجھانے کے لیے، لیکن ساتھ ہی ہم ایک اور لفظ بھی بول دیتے ہیں، وہ بھی بامعنی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن وہ اس کی ضرورت نہیں ہوتی، ہم بس ایم ہی بول دیتے ہیں. ٹھیک ہے، جیسے کہ دیکھ بھال، ہم کہتے ہیں کوئی بھی کام دیکھ بھال کے کرنا چاہیے. تو معنی دونوں معنی رکھتے ہیں. اگر ہم دیکھ بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ دو لفظوں کو آپس میں جوڑ دیتے ہیں، دیکھ بھال. اور چال ڈھال، روکھی سوکھی، تو ہم نے کیا کیا ہے؟ دو لفظوں کو جو کہ بامعنی ہیں ان کو آپس میں جوڑ دیتے ہیں. تو ایسے مرکب کون سے کہلاتے ہیں؟ تابع موضوع کہلاتے ہیں. ان پہ ہم اگر شعر دیکھیں تو شاعر کہتا ہے، دل تو میرا اداس ہے ناصر، شہر کیوں سائیں سائیں کرتا ہے. یہاں پہ ہم لفظ دیکھ رہے ہیں دو، سائیں سائیں. تو انہوں نے ایک لفظ کو دو دفعہ استعمال کیا ہے. ٹھیک ہے، ایک کی ضرورت تھی، دوسرے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن انہوں نے کیا کیا ہے؟ نارمل جیسے ہم بولتے ہیں. تب ہم کہہ سکتے ہیں کہ مرکب تابع موضوع وہ مرکب ہے جس میں ایک بامعنی لفظ کے ساتھ ایک بامعنی لفظ بلا ضرورت استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا. اس کی جو آخری قسم ہے وہ ہے مرکب تابع مہمل. اب اس کو دیکھ لیتے ہیں. ایسے دو لفظوں کا مجموعہ جس میں ایک بامعنی لفظ کے ساتھ دوسرا بے معنی لفظ بلا ضرورت استعمال کیا جائے اس سے مرکب تابع مہمل کہتے ہیں. یعنی ایک تو بامعنی لفظ ہے، اس کی تو ہمیں ضرورت ہے اس ٹائم پہ، لیکن دوسرا ہم بے معنی لفظ استعمال کرتے ہیں جس کی ضرورت بھی نہیں ہوتی. جیسے کہ روٹی ووٹی، چاند واند، غلط ملط، پانی وانی اور کھانا وانا. یہاں پہ روٹی کی تو سمجھ آ رہی ہے کہ بامعنی لفظ ہے، لیکن جو ووٹی ہے اس کی کوئی سینس نہیں بنتی، کوئی اس کا معنی نہیں ہے. یہاں پہ شاعر کہتا ہے، نہ سوچا نہ سمجھا نہ سیکھا نہ جانا، مجھے آ گیا خود بخود دل لگانا. تو یہاں پہ کیا ہے؟ خود بخود مرکب تابع مہمل ہے جس میں